अगली सुबह 10 बजे मकामी मस्जिद में अली की रस्म कुल थी। वही इमाम साहब जिन्होंने 10 बजे अली का हाथ में कुल पढ़ा था, 11 बजे मेरे घर पर मेरा सानिया से निकाह पढ़ा रहे थे। हैरत वाली बात है, अगर हम गौर करें तो हम सब की जिंदगियों में ऐसे बेशुमार हैरत अंगेज वाकयात मिलेंगे। निकाह के वक्त हमारा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। कभी कोई मेरे कान में सरगोशी के अंदाज में मुबारक कह दे और कभी कोई। मेरे कान वो मुबारकबादें सुन सुनकर फटने को थे। जैसा कि मैं पीछे लिख चुका हूं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और मेरी दौड़ छत तक। ग्वाल मंडी में रहने वाले मकीनों की जिंदगी में छतों और थोड़ों का अहम रोल था। किसी हद तक वो असर आज के दौर में भी है। इससे पहले कि कोई और मुबारकबाद की आवाज मेरे कान में पड़ती, मैं छत की तरफ भागा। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, मेरे सामने यकदम बिस्मा आ गई। वो छत से नीचे आ रही थी, हम दोनों ही रुक गए। सानिया के साथ निकाह की मुबारक नहीं दोगी? मैंने लफ्जों पर जोर देकर पूछा। बिस्मा ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, नहीं, सिर्फ अली का अफसोस करूंगी। महरोज, अली की मौत का दिली दुख हुआ है मुझे। बिस्मा ने यह कहा और जल्दी से नीचे की तरफ चली गई और मैं छत की तरफ। छत पर पहुंचा तो मैंने देखा ढेर सारे माल्टे आरफा के सामने पड़े थे और वो दुनिया से बेनियाज माल्टू को नमक लगा लगा कर खा रही थी। आरफा ने मुझे देखा तो जल्दी से सफाई देने लगी। तनवीर को पता है मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इसलिए माल्टे खा रही हूँ। मैंने इर्द गिर्द देखने के बाद पूछा, तनवीर कहाँ है? वो मेरे लिए केले लेने गया है, खाली माल्टे ही उठा लाया था। मैंने कहा, जाओ केले भी लेकर आओ। अब मैं तो छत पर नहीं रुक सकता। मैं नबील के घर की सीढ़ियां उतरने लगा। ओए महरोज, माल्टे तो खा लो। आरफा ने मुझे पीछे से आवाज लगाई। मैंने उसे हाथ से सलाम किया और नीचे चला गया। नीचे पहुंचा तो नबील की अम्मा से मेरा सामना हो गया। वो जल्दी से मुझसे लिपट गई। उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। मेरी भी आंखें भर आईं। मैं उनको लेकर उनके कमरे की तरफ चला गया। उनको चुप करवाया तो उनका मेरी तरफ ध्यान आया। उन्होंने मेरे चेहरे पर बड़े प्यार से हाथ फेरा, फिर रुंधी सी आवाज में कहने लगी, रब सोने दी मर्जी, अली का वक्त आ गया था पुत्र। तेरे जैसा जवाई अल्लाह सबको दे। अली तेरे साथ बड़ी खुश थी। सब्र कर पुत्र, सब्र कर। तू मेरा पुत्र सो जा। कैसे? तेरी आंखें रो रो कर सुर्ख हो रही हैं। नबील की अम्मा ने मुझे प्यार से अपने बिस्तर पर लेटा दिया और खुद ही मेरे ऊपर जाई दी। उसके बाद कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बाहर चली गई। नबील ने मुझे कंधे से हिलाने के बाद कहा था, महरोज उठ जाओ, रात के 9 बज गए हैं। मैं आंखें मलते हुए उठकर बैठ गया। मुंह हाथ धो लो, मैं फरजाना को खाने के लिए कहता हूँ। मैं गुसलखाने की तरफ चला गया और नबील बावर्ची खाने की तरफ। जब मैं मुंह हाथ धोकर वापस लौटा तो फरजाना भाभी ने खाना लगा दिया था। मैंने खाने को देखने के बाद शिकायती नजरों से नबील की तरफ देखा। नबील मेरा देखना समझ गया था। उसने मुझे बताया, महरोज तुमने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं नबील की तरफ देख रहा था कि फरजाना भाभी बोल पड़ी, आप तो पिछले 2 दिन से भूख हड़ताल किए हुए हैं। मैंने पलटकर फरजाना भाभी की तरफ देखा। महरोज भाई, आप कुछ खाएंगे तो ये भी कुछ खा लेंगे, फरजाना भाभी ने इंतहाई दुख के साथ कहा। मैं खाने के लिए बैठ गया। मुझे देखकर नबील भी बैठ गया। पता नहीं मैंने नबील की वजह से खाना खाया था या उसने मेरी वजह से। खाने के बाद वही पुराना ठिकाना, मैं और नबील छत पर बैठे हुए थे। तुम्हारा और अली का 10 माह और 21 दिनों का साथ रहा, जबकि हमने तकरीबन 21 साल साथ गुजारे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अली की मौत का तुमसे ज्यादा दुख है। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, फिर भी इससे निकलना तो पड़ेगा। सानिया मेरी बहन के बच्चों की माँ बन गई है, इसलिए मैंने भी उसे बहन मान लिया है। तुम भी उसे बीवी के तौर पर कबूल कर लो। जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। नबील ने मुझे थपकी दी और वहां से उठकर चला गया। मैं कुछ देर उसकी बातों पर गौर करता रहा, फिर मैं भी उठकर छत से नीचे आ गया। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सानिया एक बच्चे को फीडर से दूध पिला रही थी, जबकि दूसरा झूले में सोया हुआ था। नबील के अल्फाज मेरे कानों में गूंजे, सानिया मेरे बहन के बच्चों की माँ बन गई है, इसलिए मैंने भी उसे बहन मान लिया है। तुम भी उसे बीवी के तौर पर कबूल कर लो। तकरीबन 48 घंटे पहले अली मेरे साथ इस कमरे में थी, अब उसकी जगह सानिया ने ले ली थी।
मेरे 2 बच्चों की माँ बनकर मैं चुपचाप सोफे पर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। सानिया ने मुझे सलाम किया था। मैंने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया और खामोश ही बैठा रहा। कोई आधे घंटे बाद सानिया ने ट्यूबलाइट बंद करके जीरो का बल्ब जला दिया था। मैं भी सोफे पर ही लेट गया। जब सानिया ने ये देखा तो वो भी झूले की तरफ मुंह करके लेट गई, जिसमें मेरे दोनों बेटे सोए हुए थे। कोई आधे घंटे बाद सानिया अपने बेड से उठी और अपना कंबल उठाया और मेरे ऊपर डाल दिया और खुद अलमारी खोलकर कुछ तलाश करने लगी। अलमारी के अंदर उसे 2 खेस मिल गए थे। सानिया ने उनको निकाला और अपने ऊपर लेते हुए लेट गई। कोई घंटे बाद मेरा दूसरा बेटा रो पड़ा। सानिया ने जल्दी से उसे उठाया, अपने सीने से लगाया और उसे भी दूसरे फीडर से दूध पिलाया। वो सानिया की छाती के साथ लगा लगा ही सो गया तो सानिया ने उसका बोसा लिया और फिर उससे झूले में डाल दिया। रात भर मैंने जीरो बल्ब की रोशनी में आधी खुली और आधी बंद आंखों के साथ सानिया को अली के बच्चों की मां के रूप में देखा। सानिया ने उस सलाम के अलावा मुझसे कोई दूसरी बात नहीं की। मैंने तो उसके सलाम का जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझा था। अगली चंद रातें भी इसी तरह गुजर गई। मैं सोफे पर पड़ा रहता और सानिया कभी बेड पर सो जाती और कभी उठकर मेरे बेटू को सीने से लगाकर सुलाने लगती। फर्क सिर्फ इतना आया था कि पहली रात सानिया के ऊपर 2 खेस और अब 1 रजाई थी। इन चंद रातों में ना सानिया ने मुझे बुलाया और ना ही मैंने सानिया से कोई बात की। सब घर वालों के साथ सानिया का रवैया बड़ा अच्छा था, खास तौर पर मेरे बेटों के साथ। उन पर तो वो वारी वारी जाती। वो मैं भी पिछली चंद रातों के दौरान खुद अपनी आंखों से देखकर हैरान रह गया था। कहाँ एक वो सानिया जो अपनी नाक पर मक्खी तक को नहीं बैठने देती थी और एक ये सानिया जो मेरे बेटू का नाक मुंह चूमते हुए नहीं थकती थी। चंद दिन बाद मैं नानी को रेलवे स्टेशन ट्रेन पर बिठाने गया। नानी मुल्तान जा रही थी। ट्रेन के आने में भी वक्त था। मैं और नानी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतजार में बैठे हुए थे। नानी ने मेरी तरफ देखते हुए बात शुरू की। मैं जानती हूँ कि तुमने अब तक सानिया को बीवी के तौर पर कबूल नहीं किया। बेटा, अब तुम उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। वो पहले ही बहुत दुखी है, उसे मजीद दुख मत दो, उसे अपना बना लो। वो तो दुख देने वाली है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। नानी ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा और फिर पूछने लगी, क्या दुख दिया है उसने तुम्हें? यही ना कि उसने तुम्हारी बजाय उस मुए डीलर से शादी कर ली। और बताओ, हाँ, बाप की थानेदारी पर उसको गुरूर जरूर था, मगर उसके बाप का रुतबा रुख्ता भी उसका घर नहीं बचा सका। तुम्हें पता है वो डीलर से शराब पीकर मारा करता था। जब आली और सानिया फोन पर बात करती थी तो उसे लगता था कि सानिया तुमसे बात करती है। उस कमीने ने सानिया पर बड़े जुल्म ढाए हैं। यहाँ ना जाओ, वो ना करो, उससे ना मिलो, बात बात पर रोका टोकी करता था। वो बेगैरत एक दिन टेलीफोन का बिल देकर सानिया से कहने लगा, अपने यार को लाहौर कम फोन किया करो। सानिया ने सफाई दी कि मैं तो आली से बात करती हूँ। गुस्से से चिल्लाया, टेलीफोन का बिल तुम्हारा बाप देगा। सानिया ने उसे मना किया कि उसके बाप को बीच में मत लाए, तो उसने सानिया को बहुत मारा। जब ये खबर तेरे हालू तलत को पता चली तो उसने खुर्रम की खूब मरम्मत की। खुर्रम ने गुस्से में आकर सानिया को तलाक दे दी और मुल्तान में ये खबर मशहूर कर दी कि सानिया का अपनी खाला के बेटे महरोज से चक्कर था, इसलिए मैंने उसे तलाक दी है। आली को लगता था कि उसकी वजह से ही सानिया को तलाक हुई है, इसलिए वो सानिया को तुमसे निकाह करवाना चाहती थी। आली ने सानिया से भी बात की थी। पहले तो उसने इनकार कर दिया था, फिर आली के समझाने पर वो मान गई, मगर तुम नहीं माने थे। अगर आली जिंदा होती तो वो भी सानिया के साथ तुम्हारा निकाह करवा के ही दम लेती। महरोज बेटा, सानिया थोड़े गुस्से वाली है, सबके साथ घुलती मिलती नहीं, खरी बात करती है। सबका अपना अपना मिजाज होता है, उसका भी है। इन सब बातों के बावजूद वो दिल की बड़ी अच्छी है। इंजन की सीटी बज गई थी। नानी की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। अगर ट्रेन ना आती तो नानी की बातों का सिलसिला मजीद चलता। मैंने नानी को ट्रेन में बिठाया। जब मैं वापस आने लगा तो नानी ने मेरा माथा चूमा और बड़ी मोहब्बत से कहने लगी, सानिया का ख्याल रखना। मैं सोफे पर लेटा हुआ सानिया को ही देख रहा था। उसने मेरे बेटे को झूले में डाला ही था कि मैं सोफे से उठकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। सानिया अचानक मुझे अपने सामने देखकर डर गई। इससे पहले कि मैं कोई बात शुरू करता, मेरे बेटे ने रोना शुरू कर दिया। यह उल्लू का पट्टा फिर से उठ गया है। यह बड़ा नहीं छोटा है।
सानिया ने मेरे बेटे को झूले से उठाते हुए कहा। बड़े छोटे की पहचान कैसे करती हो? दोनों एक जैसे ही लगते हैं। माँ को पहचान होती है, सानिया ने छोटे को सीने से लगाते हुए ममता की आंख के मुतालिक बताया। इनके नाम नहीं रखने क्या? मैंने पूछा। आपका मूड ठीक हो तो। सानिया ने मुझ पर शिकवे से भरपूर निगाह डाली। मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ। छोटा सो गया तो सानिया ने उसे झूले में डालते हुए कहा, आली ने मुझे 2 नाम बताए थे। तुम्हें बताए थे? मुझे हैरत का शदीद धचका लगा। सानिया ने गर्दन को बड़े फहर से हिलाते हुए कहा, बड़े का नाम रेहान और छोटे का जुदान। तो फिर ठीक है, बड़ा रेहान और छोटा जुदान। मैंने उसी वक्त आली के बताए हुए नामों पर तस्दीक की मुहर लगा दी। मैं और सानिया आमने सामने खड़े थे। मैंने ही बात शुरू की। सानिया, थैंक यू। किस बात पर? मेरे बच्चों की माँ बनने पर। माँ तो मैं आली के बच्चों की बनी हूँ, आपकी तो सिर्फ बीवी हूँ। ये क्या बात हुई सानिया? अब आप मुझे सानी भी कह सकते हैं। अब क्यों कह सकता हूँ? अब हक है आपके पास। मैं आपकी बीवी हूँ। जिस तरह आप मुझसे एक तरफा मोहब्बत करते थे, मैं भी उसी तरह एक तरफा हुरम को पसंद करती थी। मुझे लगता था कि अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए रुपया सबसे अहम होता है। मैं गलत थी और आली ठीक थी। आली ने मुझसे कहा था कि शोहर बुरा हो तो गाड़ी बंगले का क्या करना। मैं आली को फोन पर अपने बड़े बड़े दुखड़े सुनाती और वो मुझे अपनी छोटी छोटी खुशियां बताती। मुझे उस पर बड़ा रश्क आता था। सानिया थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, फिर कहने लगी, अगर आप मुझे सानिया की जगह सानी कहेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर लिया है। सानिया ने मुझे ये यकीन दिला दिया था कि वो मेरी हो गई है। मुझे उससे इत्मीनान मिला और मैंने उसका हाथ थाम लिया। 20 साल हो चुके हैं मेरी और सानी की शादी को। हमारी कोई औलाद नहीं हुई। सानी ने कभी इसकी आरजू भी नहीं की। वो तो रेहान और जुदान ही की माँ बनी रही। वो दोनों भी मुझसे ज्यादा सानी पर जान छिड़कते हैं। सानी आज भी मुझसे अक्सर आली की बातें लेकर बैठ जाती है। सच कहूँ तो वो मुझसे भी ज्यादा आली को जानती और चाहती है। सुना है जिससे इंसान मोहब्बत करता हो वो उस जैसा ही हो जाता है। मुझे तो अब सानी भी आली जैसी ही लगती है। आली जब बात करती थी तो उसके अक्सर जुमलों में जी आता था। मैंने नोट किया है अब सानी भी अक्सर जी का इस्तेमाल करती है। सानी मुझे आप कहकर बुलाती थी। शादी के बाद मुझे नहीं याद पड़ता सानी ने मुझे आपके अलावा कभी मुखातब किया हो। सानी का कहना है कि आली ने तो मुझे अपनी जिंदगी में ही कबूल कर लिया था। हाली ये बात ही काफी है उसकी अजमत को बयान करने के लिए। सानी कभी अच्छे मूड में हो तो मुझे आर फार बिस्मा का नाम लेकर भी छेड़ती है। बिस्मा के शोहर का साल पहले जेरे तामीर मकान की छत गिरने से इंतकाल हो गया था। अब उसका बड़ा बेटा कारोबार देखता है और बिस्मा की बेटी मलाइका रेहान की क्लास फेलो है। हो सकता है बिस्मा मेरी समधन मान जाए। आरफा के अब तक 10 बच्चे हो चुके थे। कितने बेटे और कितनी बेटियां ये मुझे भी मालूम नहीं। तनवीर सच में मशरकी शोहर साबित हुआ। नबील और फरजाना भाभी के 3 बच्चे हैं। बेटी सबसे बड़ी है जिसका नाम नबील ने आली रखा है और उससे छोटे 2 बेटे हैं। मेरा और नबील का इरादा है कि हम जुदान और आली की शादी करेंगे। नबील भी अब डिफेंस में ही शिफ्ट हो गया है। मैं और नबील अब हर वीकेंड पर अपने उसी पुराने मोहल्ले जाते हैं। नबील ने अपना वो घर किसी को किराए पर दे रखा है। उस आदमी ने उस मकान में एक रेस्टोरेंट खोल लिया है। अब हम दोनों छत पर उसी जगह कुर्सियों पर बैठते हैं। वो अलग बात है कि अब हम दूध की जगह ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी पीने लगते हैं। अब तो खलील भाई की दुकान से भी ज्यादा खालिस दूध नहीं मिलता। खालिस दूध तो अब भैंस का कट्टा या फिर गाय का बछड़ा ही पीते हैं। अब कहाँ लाहौर में खालिस दूध मिलता है। मैं खुद को मोहब्बत का चैंपियन समझता था। आज मैं इकरार करता हूँ कि मुझे मोहब्बत करना औरतों ने सिखाया। नानी और अम्मी की शक्ल में। मेरी अम्मी जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाने के लिए खलील के सामने हाथ जोड़े थे। कभी बहनों की शक्ल में जो खलील के पैरों में मेरी खातर बेड़ियों की तरह लिपट गई थी। आली, उसे कैसे भूल सकता हूँ जो मेरी ढाल बन गई थी। सानी, जिसका कोई सानी नहीं, उसने मेरे बच्चों की खातर अपनी जवानी गाल दी। आली और सानी, इन दोनों ने मेरी जिंदगी को गुलजार बना दिया। आली, जिसके मुतालिक मैंने कभी नहीं सोचा था, वो मेरी जिंदगी में ऐसे आई, और जिसके बारे में हमेशा ही सोचा था, वो मुझे कैसे मिली। इंसान क्या सोचता है और क्या होता है, आने वाले वक्त के बारे में तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हमारे इरादे, हमारी सोचें सब धरी की धरी रह जाती हैं। हमें पता ही नहीं चलता
وہ کب کیسے دلوں کی عدل بدل کر دیتا ہے.